आपको ये शेयर किया था पीडीएफ का हेमोस्टेसिस का टॉपिक। तो आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट करना है। जस्ट 5 मिनट वेट कर लें, स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। इसमें आपने टेम्परेचर रेगुलेशन का और बॉडी फ्लूइड जो है उसकी रेगुलेशन का पढ़ना है ओवरऑल चैप्टर में। इसमें हम इनवर्टिब्रेट्स का भी डिस्कस करेंगे और वर्टिब्रेट्स का भी डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रीजन। और माउंटेन के हवाले से पोलर रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, उनकी जो एग्जांपल्स होंगी और साथ में उनकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से जो है इंक्रीज और डिक्रीज होंगे, इनके टेम्परेचर मेंटेन किस तरह एक्सक्यूज से। मी मैम। जी मैम ये अटेंडेंस का बता देंगे, ये गर्ल्स ग्रुप में लगानी है या क्या है? मैम रोजाना ये सारा दिन अटेंडेंस होती रहती है। मैम समझ ही नहीं आती कि सारा दिन ही अटेंडेंस होती रहेगी क्या? मैम सिर्फ जब क्लास का टाइम होता है तभी अटेंडेंस होनी चाहिए वैसे तो। क्लास के टाइम में ही मैंने कहा कि क्लास के टाइम में या आप स्टार्ट में लगा दिया करें या एंड पे लगा दिया करें, टाइमिंग के तो मैम दौरान। ये गर्ल्स ने गर्ल्स ग्रुप में ही लगानी है ना? जी जी, मैम दोनों मैम ग्रुप्स कल में लगाई लगाती। थी भाई ने कहा। एक एक ग्रुप में लगाया करें ना। मैम जी दोनों ग्रुप्स में लग रही होती है, अब कल एक में लगा दिया, अब वही इसका मैम। मतलब है दूसरे में एब्सेंट मार्क हो जाएगी, अब कोई पता नहीं किस में। नहीं, मैम आपने आप जो आपका गर्ल्स का ग्रुप है उसमें आप अटेंडेंस मार्क किया करें, जो गर्ल्स हैं, और बॉयज जो हैं वो बॉयज के ग्रुप में किया करें। मैम वो एक ग्रुप था जिसमें ना मैं ऐड था इनके साथ एज एडमिन, जी क्योंकि आपकी अटेंडेंस मैंने लगानी होती है। फिर मेरे पास अगर गर्ल्स के ग्रुप में मैं नहीं हूँ, इसलिए जो सेपरेट ग्रुप है तो मुझे नहीं पता चलता कि किसने अटेंडेंस लगाई है नहीं लगाई। इसलिए मैंने इनको कहा था कि जो जिसमें मैं ऐड हूँ उसमें बॉयज नहीं है, उसमें लगा दिया करें आप। हाँ, आप कौन से वाले ग्रुप में ऐड हैं आप? मैम जी मैम गर्ल्स के भी दो ग्रुप हैं, एक में सिर्फ भाई एडमिन है और एक में भाई भी एडमिन नहीं है, तो उसमें भी कोई बॉयज नहीं है, दोनों में बॉयज कोई भी नहीं है सिवाय भाई के। एक में भाई है, एक में भाई भी नहीं है। मेरे पास जस्ट 3 ग्रुप्स है, उसमें से एक बॉयज का और एक गर्ल्स का और एक ओवरऑल क्लास का है। नो मैम, क्लास का नहीं है, वो भी गर्ल्स का ही है, उसमें बॉयज नहीं है मैम, अलग अलग ही है। अच्छा ठीक है, तो जैसे सीआर आपको कहते हैं आप वैसे कर लें। जी मैम, उसी ग्रुप ओके में मैम। लगा दें। ठीक है, एक ही ग्रुप में लगाया करें, जिसमें सीआर ऐड है उसमें लगाया करें। और सब स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपकी जो भी क्लास टाइमिंग होती है 40 मिनट्स होते हैं, बहुत होते हैं। क्लास के स्टार्ट में बेशक लगा दिया करें या क्लास के एंड पे लगा दिया करें।
लेकिन ये है कि ये सारा दिन अटेंडेंस वाला काम ना किया करें, और जिन स्टूडेंट की टाइम के बाद में आती है अटेंडेंस उनकी काउंट ना किया करे सीआर। ओके मैम। मैम सिंपली 2 ग्रुप बने हुए हैं गर्ल्स के, तो एक ग्रुप वैसे ही खत्म कर दें, एक ग्रुप इनफ है अगर कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या अटेंडेंस कुछ के लिए। 2 ग्रुप में वो मिक्सअप हो रहा है काम। ओके, मेरे पास एक्चुअली आप सब स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं वो सेव नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक जस्ट जीआर का और सीआर 2 नंबर हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं मेरे पास नेम के साथ सेव नहीं है। मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट का नंबर है। मुझे तो यही था कि वो आपकी गर्ल्स और बॉयज़ की कंबाइन क्लास का ग्रुप है। नो मैम। ओके, जिसमें सीआर ऐड है आप उसमें सब स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं, उसमें अटेंडेंस लगाया करें और टाइम पे लगाया करें। टाइम के बाद जिसकी भी होगी उसकी काउंट नहीं होगी। मैम जी दूसरा ग्रुप फिर लीव कर दें? जी कर दें। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसमें। हम इसमें पढ़ रहे थे कि टेम्परेचर रेगुलेशन का। इन्वायरमेंट के हिसाब से हमने ये पढ़ना है कि हेमियोस्टेसिस उसको कहते हैं कि जो टेम्परेचर में मैम उसमें आपकी एडमिन मुझे वॉइस नहीं आ रही आपकी। जिस भी स्टूडेंट ने कुछ कहना है वो उसमें मैसेज करके बात करें, डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, बाकी स्टूडेंट्स भी होते हैं। हेमियोस्टेसिस में ये है कि इंटरनल इन्वायरमेंट की जो प्रोटेक्शन होती है उसके जो चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल विंटर होता है, समर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ जो इंटरनल इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं हेमियोस्टेसिस। ये रीजन्स टू रीजन्स जो है ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो पोलर रीजन्स होते हैं, हाई माउंटेन रेंजेस और डीप ओशियंस हैं, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन जो होता है वो बिलो 0 डिग्री या नियर अबाउट 0 के करीब होता है, ठीक है, सेंटीग्रेड में। लेकिन जब हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो वही फ़ारेनहाइट सेल्सियस में 0 के बराबर होता है। 32 फ़ारेनहाइट जो है वो 0 के इक्वल होता है। और इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो एक्सीड करता है इक्वेटोरियल जो रीजन्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, उनमें तकरीबन फ़ारेनहाइट में 103 डिग्री पे होता है और 40 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है सेंटीग्रेड में होता है, ठीक है। इसमें एक तो आपने ये जो रीजन्स होते हैं इनकी आपने मिक्स नहीं करना। पोलर वाले को पोलर रहने देना है। इनकी जो अमाउंट्स हैं वो भी साथ साथ में करनी है। टेम्परेचर रीजन्स हैव वेरिंग अमाउंट्स ऑफ वाटर। इसमें हम वाटर को भी डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि हीट लॉस और गेन में वाटर का भी बहुत मेन रोल होता है। एज वेल एज वेरिड हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर है, सॉल्ट, वेटलैंड्स है, माउंटेन्स और ग्रासलैंड्स हैं। इसके अलावा जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है वो मेंटेन करता है एनिमल का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको, और अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो ये मेंटेन करता है लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और सॉल्ट्स को बॉडी में, ठीक है। जो वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है बॉडी में उसे हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम है, उसका मेन मकसद ये होता है कि जो मेटाबॉलिकली वेस्ट होते हैं बॉडी से रिमूव करना, और इसका मेन फंक्शन जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन में मेटाबॉलिक जब वेस्ट रिलीज होंगे जो कि हार्मफुल होंगे, उनका बॉडी में कोई रोल नहीं होगा, उन सॉल्ट्स को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। सब स्टूडेंट्स को वॉइस आ रही है मेरी? जी मैम क्लियर आ रही है। ओके, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, इसका बेसिकली इसकी क्या डेफिनेशन है इसमें कि द एबिलिटी टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी।
ठीक है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इंटरनली और एक्सटर्नली, उसको कंट्रोल करना, उसको मेंटेन करना, वो थर्मो रेगुलेशन में आता है। ठीक है, इसको हीट कंट्रोल भी कहते हैं। इसमें बेसिकली और भी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है। की मसला पहले तो नहीं है हुंदा सी। अच्छा दरवाजा भी ओपन कर दे, आ भी कर दे, खोल दे, तू बंद कर दो। अच्छा, इसमें हमने टेम्परेचर का देखना है एनिमल लाइफ में। सबसे पहले जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, लो टेम्परेचर है, उसके अलावा एक ऑप्टिमम लेवल आ जाता है और एक हाई लेवल आ जाता है। जो ऑप्टिमम लेवल है आपने ये पढ़ा होगा जो लास्ट क्लासेस, उसमें ऑप्टिमम लेवल और पीएच कि ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो बॉडी होती है एनिमल की वो मैक्सिमम वर्क करती है। ठीक है, उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो मैक्सिमली परफॉर्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हाई होता है और इसके अकॉर्डिंग ही एंजाइम जो है वो वर्क करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन एक लिमिट होती है। लिमिट के बाद जब टेम्परेचर हाई होने लग जाएगा तो एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है, जो इसका कैटालिटिक जो एक्शन होता है वो डी नेचर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और इसी डी नेचरिंग की वजह से जो रेट है एंजाइम का वो कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इसी डिक्लाइन की वजह से एंजाइम के डी नेचर होने की वजह से ये जो 3 डायमेंशनल शेप है, हम एंजाइम की बात करते हैं एक्टिव साइट की। ठीक है, वो उसमें डिस्ट्रप्टेड हो जाएगी और डिस्ट्रप्टेड की वजह से वो वर्क परफॉर्म नहीं करेगी और नेक्स्ट जो है वो फंक्शन जो है रिएक्शन जो होंगे वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं एग्जांपल के तौर पे कि डाइजेस्टिव एंजाइम ट्राउट में ये ऑप्टिमली जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करता है। ठीक है, और इसके इन रिस्पॉन्स में एक और एंजाइम है जो कि ह्यूमंस में कैटालिटिक सेम रिएक्शन में ये वर्क करता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका बेसिकली फंक्शन बात यह है कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक ही एंजाइम ने जो फंक्शंस होते हैं वो सेम परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, हायर टेम्परेचर कॉज द न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स टू डी नेचर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्टिमम पे जितने भी रिएक्शंस होंगे, एंजाइम्स होंगे, वो एक्टिवली वर्क करेंगे। ठीक है, जिस तरह से टेम्परेचर हाई होता जाएगा उनकी जो कोलिजन है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं, जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। लोअर टेम्परेचर जो होते हैं हमें कॉज मेम्ब्रेन्स टू चेंज फ्रॉम अ फ्लूइड टू सॉलिड स्टेट। लोअर टेम्परेचर में ये होता है कि मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो मोस्टली फ्लूइड स्टेट में होती हैं। जब टेम्परेचर लो होगा, फ्रीजिंग स्टेट में होगा, तो वही फ्लूइड जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी, विच इंटरफेयर विद द मैनी सेलुलर प्रोसेस, जो कि सेलुलर प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगी। और इसके साथ साथ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप्स होते हैं जो मेम्ब्रेन्स में काम करते हैं, मॉलिक्यूल्स को एक साइड से बॉडी के जो है वो दूसरी तरफ लेके जाते हैं, वो भी साथ में उनके जो फंक्शंस होंगे उनमें भी जो है डिस्टॉर्शन आ जाएगी। इसके अलावा एनिमल्स किस तरह से जो गार्ड करेंगे खुद को डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बाय बैलेंसिंग हीट गेन्स और हीट लॉस, कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट से हीट को गेन करेंगे और किस तरह से इन्वायरमेंट में हीट को लॉस करके अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं। मैम जी, इनमें जो बुखार होता है मैम, वो उसकी एग्जांपल आ सकती है जिसमें यानी कि अपीरेंट टेम्परेचर जो है हमारा वो यानी कि वो डिस्टर्ब होता है जी इसमें कि उसकी वजह से हमारी बॉडी के एंजाइम है वो काम करना थोड़ा मतलब कि कम कर देते हैं। जी, उसमें यही होता है कि जिस तरह से एंजाइम्स में हम ये बात करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाएगा तो उसकी एक्टिविटी जो है ऑप्टिमल के बाद एक टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो है वो मोस्टली वर्क होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, जब हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और इस तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा, ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और इसके बाद जो है वो एंजाइम्स की जो फंक्शन करने की एबिलिटी होती है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में,
प्रोसेसेस में वो डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी डिस्टर्ब होने की वजह से वो बॉडी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमें जो वो डोज लेनी पड़ती है जो कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। जी मैम। नेक्स्ट इसमें हमने हीट गेन और हीट लॉसेस का देखना है कि एनिमल प्रोड्यूस हीट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इसमें दोनों प्रोसेस आते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और इसी दोनों के एनाबॉलिज्म में ये होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, लेकिन कैटाबॉलिज्म में ये होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कट करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और इन दोनों प्रोसेस से हमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और यही हीट जो है वो हमें मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए ज़रूरी होती है, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करती है। बॉडी टेम्परेचर में हम ये देखते हैं कि हीट प्रोड्यूस मेटाबॉलिकली। जितने भी हमारे बॉडी में हम मेटाबॉलिकली बायोकेमिस्ट्री का जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो मेटाबॉलिकली रिएक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसके इन रिस्पॉन्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है तो वो मेटाबॉलिकली होती है और वो बॉडी टेम्परेचर को ही मेंटेन करती है। उसके साथ ये प्लस का जो निशान आपको नज़र आ रहा है, इसमें हीट गेन का दिखाया गया है कि ये किस तरह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो हीट को गेन करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, और माइनस में ये है कि किस तरह से वो हीट को लॉस करता है इन्वायरमेंट के अंदर अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट इसमें हमने एनिमल्स यूज फॉर फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, वो 4 इसमें फिजिकल प्रोसेस होते हैं जो कि हीट को एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। उसमें हम 4 पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एवेपोरेशन और रेडिएशन। कंडक्शन में हम ये देखते हैं कि ये डायरेक्ट ट्रांसफर होता है हीट का बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी सरफेस ऑफ एनिमल। जो एनिमल की बॉडी होती है उसके मॉलिक्यूल्स और जो इन्वायरमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरम्यान में डायरेक्ट हीट का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और इस तरह से इसकी एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि व्हेन यू सिट ऑन अ कूल जो ग्राउंड होता है उस पर जब एक इंसान बैठता है तो वो हीट को जो है वो लॉस करेगा, लेकिन इन रिस्पॉन्स में जब वो वार्म सैंड पे जब बैठेगा, रेत पे, तो उसी हीट को वो गेन करेगा। ठीक है, इसमें ये गेन का और हीट लॉस का मिक्स नहीं करना। इसके बाद है कन्वेक्शन। जब कंडक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें हीट जो ट्रांसफ़र होगी मॉलिक्यूल्स के थ्रू होगी, जबकि कन्वेक्शन में जो मूवमेंट होगी एयर की, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ बॉडी, वो बॉडी की सरफेस पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे। ठीक है, इसी को हम कन्वेक्शन कहेंगे। जब भी कन्वेक्शन का वर्ड यूज़ होगा तो इसके साथ एयर का वर्ड आएगा या लिक्विड का आएगा, इसको आपने मिक्स नहीं करना। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हीट लॉस। ठीक है, ये हीट लॉस कब करवाएगा? इफ़ द एयर इज़ कूलर दैन द बॉडी, जब बाहर की जो एयर होगी वो कूल होगी एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तब उसने हीट लॉस करवाना होगा, और इसके इन रिस्पॉन्स में हीट गेन तब होगा जबकि एयर जो होगी वो वार्म होगी, गर्म होगी एज कम्पेयर टू द बॉडी टेम्परेचर। कूल डे की जब हम बात करते हैं, जब एक कूल डे होता है योर बॉडी लॉसेस हीट। ठीक है, उसमें कन्वेक्शन के थ्रू जो बॉडी लॉस होगी बिकॉज योर स्किन टेम्परेचर इज़ हाई। ठीक है, सर्दियों में जब ठंडे दिन होते हैं तो स्किन टेम्परेचर जो है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग जो एयर टेम्परेचर होता है उससे। नेक्स्ट हम इसमें एवेपोरेशन की बात करते हैं। एवेपोरेशन में मोस्टली ये होता है कि लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस एज वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप इन द फॉर्म ऑफ गैस। जैसे ही जो बॉडी होती है एनिमल बॉडी, उससे जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स एस्केप हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैस, और इस तरह से हीट जो होती है वो लॉस होती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। ह्यूमंस में और इसके अलावा कुछ मैमल्स हैं जिसमें हम चिंपैंजी और हॉर्सेस की बात करते हैं, इनमें स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि वाटरी सॉल्यूशंस जो है उसको मूव करते हैं थ्रू द पोर्स ऑफ द स्किन सरफेस। जो स्किन सरफेस में पोर्स होते हैं उसमें वाटरी जो सॉल्यूशन होता है बॉडी के उसको मूव करते रहते हैं ताकि हीट एक्सचेंज में हेल्प करें। नेक्स्ट हम आर्थ्रोपोड्स का और दूसरे जो इनवर्टिब्रेट्स है उसमें भी ये देखेंगे कि किस तरह से जो हीमोलिम्फ हमने सर्कुलेटरी फ्लूइड पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो किस तरह से हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने में।
और इसके बाद रेडिएशन आ जाती है। रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी रिलीज होगा और अदर बॉडी सरफेस स्किन से आएंगी और बॉडी एब्जॉर्ब करके फिर उसको रिलीज किया जाएगा। और रेडिएशन कैन ट्रांसफर हीट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, जबकि हम बाकी जब कंडक्शन, कन्वेक्शन और एवेपोरेशन की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। रेडिएशन में डायरेक्ट कांटेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सूरज होता है वो हमारे पास काफ़ी डिस्टेंस पे मौजूद होता है और वो काफ़ी रेडिएशन जो है वो ट्रैवल करके ऑब्जेक्ट्स तक, एनिमल बॉडी तक पहुंचती हैं और उसके दरमियान में हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी जो थिंग्स हैं वो बीच में मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन का और जो एनिमल बॉडी होती है या ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ये हमारे पास ओवरऑल डायग्राम है एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास रेप्टाइल आते हैं और एम्फीबियंस भी जो हैं वो टेरेस्ट्रियल में नहीं आते, वो मोस्टली इक्वाटिक में आते हैं। और कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं। ये हमारे पास रेस्पिरेटरी एवापोरेशन फ्रॉम द माउथ, ठीक है, इस पे माउथ के थ्रू भी है और नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी है। हमने जो रेस्पिरेशन का पढ़ा था उसमें पढ़ा था ये कि इस तरह से भी एवापोरेशन होती है। इसके अलावा क्यूटनेस एवापोरेशन वो होती है कि स्किन के थ्रू जो है वो बॉडी से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि कंडक्शन जो है वो किस तरह से जब सैंड पे या कोल्ड इन्वायरमेंट होता है उस पर मूव करके किस तरह से हीट को गेन और लॉस किया जाता है, और कन्वेक्शन में किस तरह से जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं या एयर होती है किस तरह से बॉडी के ऊपर से पास करके कोल्ड को या हॉट जो इन्वायरमेंट होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है सब स्टूडेंट्स को? बॉडी का फैटी लेयर का होगा ना, जो हमारी बॉडी के अंदर स्किन के अंदर फैटी लेयर होती है जी। इसमें फैटी लेयर भी होती है। ये जब नेक्स्ट हम इसमें बिहेवियरल एडाप्टेशंस पढ़ेंगे ना इसमें वर्टिब्रेट्स में, तो उसमें ये हम फैटी लेयर का फर और फैदर सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ये देखना है नेक्स्ट उसमें कि सम सॉल्यूशंस टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। ठीक है, इसमें हमारे पास जो कैटेगरीज आएंगी, एनिमल्स को डिवाइड किया जाएगा एक्टोथर्म में और एंडोथर्म्स में, और वो उसकी किस बेस पे किया जाएगा कि सोर्स ऑफ द बॉडी हीट इज़ फ्रॉम द इंटरनल प्रोसेसेस एज डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ठीक है, या तो उसके इंटरनल बॉडी प्रोड्यूस करेगा या फिर इन्वायरमेंट से वो गेन करेगा हीट को। और इसमें हम एक्टोथर्म, जिसको हम कोकिलियोथर्म भी कहते हैं, मोस्ट ऑफ देयर बॉडी हीट ये अपनी मेंटेन करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट से। ठीक है, एज कम्पेयर टू द इंटरनल मेटाबॉलिज्म। जबकि जब हम एंडोथर्म्स की बात करते हैं तो उसमें वो अपने बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी हीट को मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनल मेटाबॉलिज्म, जो उनकी बॉडी में प्रोसेस हो रहे होते हैं उनसे वो मेंटेन करते हैं। लेकिन एक्टोथर्म जो होते हैं, जो बाहर का इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो उधर से हीट लेके वहाँ से वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और इसमें एक्टोथर्म्स में इसलिए भी हम ये कहते हैं कि इनका जो रेट ऑफ मेटाबॉलिक होता है वो लो होता है और इनमें इंसुलेशन होता है वो प्योरली डेवलप होती है। जबकि हम एंडोथर्म्स में देखेंगे तो उसमें रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और हाई होगा और इनमें इंसुलेशन जो है वो वेल डेवलप होती है। और इसी लो मेटाबॉलिज्म की वजह से इनमें जो एक्टोथर्म्स होते हैं इनमें जो इन्वायरमेंट से ही अपनी हीट को जो है वो मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम इनको कोकिलियोथर्म भी कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स में रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं और इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये जितने भी हैं ये हमारे पास एक्टोथर्म्स में आते हैं। और इसके अलावा हम इसमें नेक्स्ट भी देखेंगे, एक्सेप्शंस हर जगह पे मौजूद होती हैं कि रेप्टाइल्स की कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी होंगी जो कि एंडोथर्म होंगी। ठीक है, और कुछ जो है एम्फीबियंस और फिशेस की भी होंगी जो कि एंडोथर्म होंगी। और इसमें हम वो उसकी एग्जांपल भी देखेंगे कि उसमें क्यों एंडोथर्मी मौजूद होती है।
और ectotherms tend to move about the environment and find places that minimize the heat or cold stress to their bodies. एक्टोथर्म्स में मोस्टली ये होता है कि वो इन्वायरमेंट की तरफ, ऐसे इन्वायरमेंट की तरफ मूव करते हैं ताकि जो उनकी बॉडी की हीट होती है या कोल्ड स्ट्रेस होता है उसको मेंटेन कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके। इसमें हम यहाँ पे एक एग्जांपल भी आएंगी। डेजर्ट्स के कुछ एनिमल्स वो जब अपनी नाइट स्टे करते हैं तो कोल्ड एरियाज में वो वहाँ पे रात के टाइम उनको काफ़ी सर्दी लगती है, लेकिन दिन टाइम में सेम इसी तरह से जैसे ह्यूमंस करते हैं कि सुबह सुबह सर्दियों में ये होता है कि अभी सूरज निकले और हम जाके थोड़ी धूप ले लें, तो सेम वो भी इसी तरह करते हैं। वो अपना जो रात का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने के लिए वो सुबह जो है वो सूरज की रेडिएशंस लेते हैं। इसके बाद हम जब एंडोथर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो मैमल्स और बर्ड्स, ये हमारे पास एंडोथर्म्स के एग्जांपल्स हैं और ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेटाबॉलिज्म के साथ जो है वो मेंटेन करते हैं। जो मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस होती है ये इसको यूटिलाइज करते हैं और इसी यूटिलाइजेशन से ये अपने बॉडी के टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। और इसमें एक तो सबसे मैंने ये आपको पहले भी बात बताई कि इनकी जो बॉडी होती है वो इंसुलेटेड होती है, फर मौजूद होते हैं, फेदर्स होते हैं, ठीक है। जबकि बाकी हम इसमें हेयर्स की भी मौजूद होती है, इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ फैट भी मौजूद होती है। और यही इंसुलेशन जो होती है ये इनको जो हीट होती है रिटेन करने में हेल्प करती है और एफिशिएंटली बॉडी टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करवाती है। और इनका जो हाई मेटाबॉलिक रेट होता है और यही हाई मेटाबॉलिक रेट इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हमने पढ़ा था कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वेल डेवलप होता है, और इसी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से जो इनमें मेटाबॉलिज्म जो है वो हायर होता है और इसी हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से ये अपने बॉडी को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें ये देखेंगे कि एक हमारे पास और भी वे है जिसमें हम एनिमल्स को जो है वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की बिना पे कैटेगराइज करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि होम्योथर्म्स और हेट्रोथर्म्स। और होम्योथर्म्स जो एंडोथर्म्स होते हैं उनको हम होम्योथर्म्स भी कहते हैं, जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर होता है उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखते हैं, चेंज नहीं करते। जबकि हेट्रोथर्म्स हमारे पास एक्टोथर्म्स होते हैं, ऐसे एक्टोथर्म्स जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है। और देयर आर मैनी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जो हैं वो होम्योथर्म्स में भी और हेट्रोथर्म्स दोनों में मौजूद हैं। और सम एंडोथर्म्स वेरी देयर टेम्परेचर सीजनली। अच्छा, इसमें सीजनली में हाइबरनेशन, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं, कुछ जो है वो सीजनली बेसिस पे करते हैं। और इसके अलावा हम एग्जांपल में बर्ड्स ऐसे हैं कि हमिंग बर्ड्स है, इसके अलावा मैमल्स में हमारे पास श्रीव्स हैं और ये कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ये कुछ टाइम के लिए अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और वो किस लिए मेंटेन करते हैं? क्योंकि जो इनका वेट होता है वो 10 के जो ग्राम होता है उससे कम होता है। और इसके अलावा जो इनका बॉडी मास होता है वो स्मॉल होता है। इसी बॉडी मास के स्मॉल होने की वजह से ये जो हीट होती है ये उसको जनरेट नहीं कर सकते हैं। और इसी जब ये हीट को जो है वो जनरेट नहीं कर सकते, कंपनसेट करने में इनको मुश्किल होती है और इस तरह से ये हीट लॉस करते हैं अक्रॉस द रिलेटिव जो लार्ज सरफेस एरिया उसके रिलेटिवली। और यही जो हमिंग बर्ड्स होते हैं ये इनका साइज आपने भी देखा होगा कि स्मॉल होते हैं, इनकी जो बिल होती है वो थोड़ी शार्प होती है और लार्ज होती है। और ये जो इनकी बिल हम पढ़ते हैं ये मोस्टली जो है वो लुकेटिंग के लिए और इसके अलावा नेक्टर को कलेक्टिंग के लिए हेल्प देती है। और जब नेक्टर की हम बात करते हैं तो ये एक हाई कैलोरिक फूड सोर्स है, ठीक है, जो कि एनर्जी सोर्स होता है, उसको मेंटेन करता है मेटाबॉलिज्म के लिए।
और इसी मेटाबॉलिज्म की बिना पे हम इनको ये कहते हैं कि ये एंडोथर्म्स हैं। और व्हेन नॉट फीडिंग, जब ये फीडिंग नहीं करेंगे तो अपने एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी तो इनका जो मेटाबॉलिक रेट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जब हम नाइट में, एट नाइट जब हमिंग बर्ड्स की बात करते हैं तो एंटर आ स्लीप लाइक स्टेट, ठीक है, ये एक सोने की कंडीशन होती है जिसमें ये मूव कर जाते हैं, और उसको हम कहते हैं डेली तोड़ फोड़। ये आपने मिक्स नहीं करना, इसको याद रखना है। ये अक्सर क्वेश्चन आता भी होता है कि जो डेली तौर पर होती है वो होती क्या है और ये किस एनिमल्स में मौजूद होती है। और देयर बॉडी टेम्परेचर अप्रोचेस दैट ऑफ द कूलर सराउंडिंग्स, जो कूलर एरियाज होते हैं उनको इनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो सराउंड करता है। और कुछ बैट्स भी होती हैं जो कि आल्सो अंडरगो डेली तौर पर टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है, वो स्लीप कंडीशन में चली जाती हैं और जो उनका मेटाबॉलिक रेट होता है वो वैसे ही रहता है। और यही मेटाबॉलिक वेट जो है वो एनर्जी जो होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, ठीक है। इसमें जब बर्ड्स में हम बात करते हैं तो इसमें दो हैं, हमिंग बर्ड्स और बैट्स, और ये दोनों जो है ये स्लीप लाइक स्टेट में एंटर हो जाते हैं। और इस तरह से इस कंडीशन को जो हम कहते हैं उसे हम कहते हैं डेली तौर पर। इसके अलावा सम एक्टोथर्म्स कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमने ये पढ़ा था कि एक्टोथर्म्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को वेरिएबल रखते हैं, कांस्टेंट नहीं रखते। हम एक्सेप्शन में हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इसमें हमारे पास वो कांस्टेंट किस तरह से रखेंगे कि वो अपने नंबर ऑफ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि अपनी पोजीशन है उसको चेंज करेंगे, लोकेशन है उसको चेंज करेंगे, और उसको चेंज करके जो हीट गेन और लॉस होता है उसको मिनिमाइज और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। मैम जी हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेली तौर पर है इसमें मतलब डेली का टेम्परेचर है वो मेंटेन करते हैं और मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज और या इंक्रीज करते हैं, और जो होता है हाइबरनेशन उसमें सीजनल होता है। इसमें जब हम हाइबरनेशन की बात करते हैं वो सीजनल होता है, और डेली तौर पर है वो जब इनका दिल होता है ये डेली उसमें चले जाते हैं स्लीप लाइक स्टेट में, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये अपनी जो फूड होती है, फॉर एग्जांपल हाइबरनेशन में भी जो एनिमल्स आते हैं ये अपनी फूड को यूटिलाइज करके उसको कंजर्व कर लेते हैं, ठीक है। जितने टाइम इन्होंने हाइबरनेट करना होता है उतने टाइम के लिए अपने फीड को स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में, ताकि जिन दिनों में इन्होंने बाहर नहीं निकलना होता उन दिनों में ये इसको यूटिलाइज कर सकें। सेम इसी तरह से जैसे हमें पता होता है कि कोई भी हैजर्ड आने वाला है तो उससे पहले, फॉर एग्जांपल लॉकडाउन होना है, परमानेंटली हो जाएगा, तो उससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी स्टॉक कर लेते हैं अपने खाने पीने का सामान, ठीक है। ओके मैम हमने जैसे एंडोथर्म में, जी, मैम जैसे हमने एंडोथर्म के अंदर बर्ड्स की एग्जांपल्स की हैं और मैमल्स की हैं, मतलब चिड़ियों और बैट्स, हमिंग बर्ड के, तो सेम ऐसे मैम एक्टोथर्म के अंदर रिप्टाइल्स की कोई एग्जांपल? जी, ये मैं इसको आपको आगे बताती हूँ। इसमें जो डेली तौर पर होता है वो मोस्टली जो है वो 24 आवर्स के लिए होता है, ठीक है। लेकिन ये 24 आवर्स के इससे लेस होता है, लेकिन 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब हम दूसरे की बात करते हैं हाइबरनेशन की, तो वो एक सीजन के लिए होता है, उसमें मंथ्स भी होते हैं, 4 मंथ्स हैं, 6 मंथ्स हैं, तो वो सीजन पे वेरी करता है। इसमें ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ये नेक्स्ट जब आगे जाएंगे तो इसमें रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल भी देखते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसमें हमने ये बात की थी कि ट्रॉपिकल रीजन्स वो होते हैं जो कि गर्म इलाके होते हैं, ठीक है। उसमें जो एम्फीबियंस और पोलर रीजन्स वो जो कि ठंडे इलाके होते हैं। इसमें मोस्टली ये है कि कूल इन्वायरमेंट में जो पोलर रीजन्स या हाई माउंटेन एरियाज होते हैं जहाँ बर्फानी इलाके,
वहाँ पे जो एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की जो स्ट्रेंथ रहती है या हमारी डाइवर्सिटी जो है वो रहती है, उसमें मोस्टली ये एक तो ये है कि उनके मेटाबॉलिक जो रेट्स होते हैं वो हाई होंगे, और इसके अलावा इंसुलेशन है वो मौजूद होगी। सेम इसी तरह से जैसे हम एंडोथर्म्स की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बर्ड्स का और मैमल्स का पढ़ा, उसमें हमने पहले ही ये पढ़ा कि उनका जो वेल डेवलप होता है, एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू एक्टोथर्म्स के। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि टेम्परेचर रेगुलेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स हमने जितने भी इनवर्टिब्रेट पढ़ते हैं मोस्टली उनमें ये होता है कि जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो लो होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एंडोथर्म के। और इस तरह से उनमें जो थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो भी कम होते हैं, और दे पैसिवली कन्फर टू द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं। ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स, इनको हम थर्मो कन्फर्मर्स कहते हैं। इन इन्वर्टिब्रेट्स की हम एग्जांपल में मोस्टली जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस है और हॉर्सशू क्रैब हैं, ठीक है। कैन सेंस थर्मल वेरिएशंस ये थर्मल वेरिएशंस को सेंस कर सकते हैं, और इसके अलावा जो